अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के आप लोग इस्तकबाल करें। हमारे बीच आज के इस राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय डॉक्टर सीबी यादव जी पहुंच चुके हैं और बिल्कुल झंडारोहण के लिए हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं और राष्ट्रगान के लिए मैं चाहता हूं जैसे झंडारोहण होगा आपको प्रदर्शित दिखानी है पूरी की पूरी। राष्ट्रगान शुरू करें, शुरू कर। मां सरस्वती के छाया और उन्हें इस कड़ी में जो कि आप उनसे परिचित ही हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाते हुए मैं आप सरस्वती माला पहना करके पुष्पहार कर करके स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए और मौसम को भांपते हुए, क्योंकि आप सब बच्चे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सीबी यादव सर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। एक बार जोरदार तालियां आपकी। भारत माता की। थोड़ा जोश हो जाए। हमारे सर ने कहा कि हमें अब माउंटबेटन को गालियां देने या अंग्रेजों को गालियां देने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ही मैं ये मानता हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, उस पे हमको इस बात पे जरूर मंथन करना चाहिए कि जो सपना हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो उसमें हम कहाँ हैं। और मैं ये मानता हूं कि चाहे आप अपने जीवन में मानो या कोई संस्थान माने या कोई देश या कोई समाज, अगर वो अपने सच को स्वीकार नहीं करता है तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर सीबी यादव कहीं जाना चाहता है तो, और जिस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ, तो मैं उस सच को आपके सामने रख रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी की खुली हवाओं में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था पहला, तब उस देश की लड़ाई का सबसे महन जिसने अपना जीवन खपा लिया, महात्मा गांधी, वो क्या कर रहा था? वो 14 अगस्त की रात को क्या कर रहा था और वो 15 अगस्त को कहां था? आप इस बात को देखेंगे तो पता लगेगा कि देश की आजादी के जश्न में जिस आदमी ने पूरा जीवन खपा लिया, वो उस जश्न में शामिल नहीं था। अगर वो जश्न में शामिल नहीं था तो निश्चित तौर पे इस बात पे भी विचार होना चाहिए कि वो जश्न में शामिल नहीं है तो क्या कोई पागल था या उसका वो सपना कोई और था। और अगर आप गांधी को और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देखोगे, मैं भी यही मानता था कि उनका उद्देश्य देश को आजाद करवाना होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात कौंध गई कि जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े वो देश की आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं थे। इसका मतलब अंग्रेजों को भगाना और देश को आजाद करवाना उन लोगों का शायद लक्ष्य नहीं था। वो एक बड़ा सपना देख रहे थे और उनका तमाम साहित्य और इतिहास पढ़ते हैं तो मैं आज भी ये पाता हूं कि गांधी का उद्देश्य या तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य कोई अंग्रेजों को भगा करके इस देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें हमारे ही देश के लोग शासन करें और वो उसी व्यवस्था के तहत हो, ये उनका सपना नहीं था, निश्चित तौर पे नहीं था। बल्कि उनका सपना क्या था? अगर आप इस संघर्ष को देखेंगे तो ये संघर्ष कोई आजादी की लड़ाई के दौरान नहीं, ये 2000 साल पहले भी ये संघर्ष चल रहा था जब ज्योतिबा फूले समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा था। ये 2000 साल पहले भी वो संघर्ष था जब सावित्रीबाई महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ये संघर्ष आदि काल से चल रहा है और आजादी और स्वतंत्रता का संघर्ष किसी विदेशी पराकाष्ठा या विदेशी ताकतों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि हमारे समाज के भीतर विद्यमान बुराइयां और इस भीतर आत्मा के भीतर बुराइयों के बीच संघर्ष और उससे पर विजय पाने का
लड़ाई थी। आप देखिए गांधी ने क्या कहा। गांधी ने कहा मैं एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें गरीब से गरीब भी ये महसूस करे कि ये उसका अपना देश है और उसके निर्माण में उसकी अपनी भूमिका है। दो चीजें, ये देश मेरा है और इस देश को मैंने बनाया, ये भावना बहुत बड़ी भावना होती है। इसलिए मैं ये मानता हूं, जो मैंने समझा हूं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता आने वाले समय में मैं इसको कुछ अलग तरह से समझूं कि 15 अगस्त 1947 को ये जो देश था, ये जो देश बना, वो बेसिकली एक मकान बना था। आपको पता है बच्चों, मकान और घर में बहुत बड़ा अंतर होता है। मकान और घर बहुत अलग होता है। हाउस मतलब एक हाउस और होम बहुत अलग होता है। एक हाउस एक बिल्डिंग होती है। होम वो होता है जिसमें प्यार हो, अपनापन हो, जिसमें सुरक्षा का भाव हो, जिसमें आगे बढ़ने की ललक हो। तो 15 अगस्त 1947 को ये जो देश बना, वो हमको एक मकान मिला और हमारी आजादी की लड़ाई का संघर्ष था कि हम इस देश को घर बनाएं। इस देश को घर बनाने का मतलब है इस देश के लोगों के भीतर सुकून, सुरक्षा, प्यार, अपनापन, मोहब्बत, ये सब हम भरे। और अगर ये भर गई है तो हम निश्चित तौर पर ही एक देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट हो गए और वो हमारा सपना पूरा हो गया। और अगर हम ये नहीं बने तो हम बहुत दूर है, हम बहुत दूर है। और आज भी मुझे लगता है, ये मैं हर नागरिक से कहता हूं, हर उस युवा से कहता हूं कि आज हम राष्ट्र नहीं बने हैं। भारत एक देश है और भारत को एक राष्ट्र बनाने में हमको खून पसीना लगाना पड़ेगा। और राष्ट्र तभी बन सकता है जब इस देश के भीतर हर युवा के भीतर ऊंची उड़ान भरने का सपना हो और हर युवा में कहीं नफरत और कहीं किसी तरह का हिंसा और ये ना होकर के उसके भीतर प्यार, मोहब्बत और अपनापन हो। जब इस देश के भीतर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के महसूस करे कि मैं सुरक्षित हूँ, जब इस देश की बेटी रात को 12 बजे भी निकले तो उसके कहीं असुरक्षा का भाव ना हो, तब यह देश एक राष्ट्र और परिवार और घर बनेगा। तो हमारा लक्ष्य यह है, हम ये बनाएं तभी स्वतंत्रता का मूल्य नजर आता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने आजादी का मतलब शायद बहुत अधूरा समझ लिया था। मैं मेरे युवा साथियों से कई बार बोलता हूँ और ये बात कहता हूँ कि अगर आप स्वतंत्र हो तो सबसे पहले आपका चिंतन स्वतंत्र होना चाहिए। और अगर मैं यादव हूँ और मैं यादव जाति से ही बिलोंग करते हुए अपने चिंतन को वहीं तक समेट रहा हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं इस हिंदू के परिदृश्य में ही अपने चिंतन को समेट रहा हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो उसी के चिंतन में अपने परिदृश्य को समेट रहा हूँ। अगर मैं किसान हूँ तो किसान से इतर मैं नहीं सोच रहा हूँ। तो आप अपने चिंतन से मुक्त नहीं हुए हो। सबसे भीतर होती है कि मेरा चिंतन तो आजाद हो, मैं खुद तो आजाद हूँ नहीं, खुद तो तमाम तरह की बेड़ियों से बांध दिया गया हूँ, खुद तो उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया गया हूँ। तो मेरा चिंतन ही जब आजाद नहीं हुआ तो मैं एक आजाद सांस कैसे ले सकता हूँ। इसीलिए मैं मित्रों आपसे भी ये कहता हूँ कि 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हम इस बात पे जरूर विचार करें कि मैं स्वतंत्र हूँ क्या। और अगर आप स्वतंत्र हो तो आप कलेक्टर बनने का सपना देखो, उसे पूरा करो। अगर आप स्वतंत्र हो तो एक एक्टिविस्ट बनो। अगर आप स्वतंत्र हो तो प्रोफेसर बनो और प्रोफेसर बन के वो सब कुछ करो जो इस समाज में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था। और वो सपना क्या था? एक बेहतर राष्ट्र और बेहतर समाज निर्माण का था। अगर अंग्रेजों की जगह इस देश के लोग शासन करने लग जाएंगे और वो भी नफरत की बातें करने लग जाएंगे तो फिर स्वतंत्र कहाँ हुआ? अगर लाल किले से कोई बैठ करके प्रधानमंत्री ये कहता है अभी भी कि कपड़ों से लोगों की पहचान करो, तो मुझे लगता है वो तो अंग्रेजों से भी पूरा देश हो गया। तब तो फिर हम कहीं स्वतंत्र हुए ही नहीं। मेरी चिंता आज इस बात पे बहुत गहरी चिंता है। अगर इस देश के अंदर मानव विकास सूचकांक में हम 180 देशों में 134वें नंबर पर है और अगर हम हंगर इंडेक्स में, आप पढ़ो इन बातों को, 115 देशों में हम 111 स्थान पर है, तो हम विश्व गुरु की बात कहां कर रहे हैं? हम हमारे सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में हम 126वें स्थान पर, हम भ्रष्टाचार में हम 192वें स्थान पर बैठे हैं, तो किस तरह का हम विश्व गुरु बन रहे हैं? 2047 में कोई परमात्मा है जो हमको विश्व गुरु बना देगा? सबसे पहले इस सच को स्वीकार करना पड़ता है कि मेरी स्थिति क्या है। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बन जाएगा जिसमें 4 ट्रिलियन के पास है,
देश चाहिए जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, लेकिन वो सबके बराबर में बराबरी हुई हो और सब लोग खुश हो। इसलिए इस बात को समझना है कि स्वतंत्रता का सच्चा मायना क्या है। स्वतंत्रता का सच्चा मायना यह है कि हमको दिए गए वो अधिकार, वो शिक्षा का अधिकार जो सबसे पहला है, वो हर घर तक पहुंच जाए उसकी रोशनी। अगर हर घर तक पहुंच जाए, अगर पैसे वालों का बच्चा बहुत कोचिंग और अच्छी स्कूल में पढ़ता है और गरीब के लिए वो सरकारी स्कूल या 2 दर्जे की स्कूल है, तो मेरा देश आजाद नहीं है। फिर मैं स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र तब हो जब हर बच्चे को अधिकार मिले कि उसको एक जैसी सुविधा और बहुत अच्छा स्कूल और बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिले, तब तो मैं स्वतंत्र हूँ। क्योंकि वो सपना देख, किसी भी परिवार में पैदा होकर के वो सपना देख रहा है और उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो मैं स्वतंत्र हूँ। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए हमको स्वतंत्रता के इस पैरामीटर को देखना पड़ेगा। और मैं आज पाता हूँ कि 1940 और 2024 के भारत की मैं तुलना करता हूँ, हम कुछ कदम आगे बढ़ करके पीछे की तरफ लौटने चले हैं। ये अनेक इसी पे नीचे, और इस चोट को अगर हमको चोट करना है तो उसका एकमात्र रास्ता केवल और केवल संकल्प है, और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये सीबी यादव गरीब परिवार से राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ही रास्ते से पहुंचा है, वो है शिक्षा। और इसलिए मैं आपको आज इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ 3 बातें कहता हूँ। नंबर 1, इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य, इस समाज के प्रति हमारा कर्तव्य और व्यक्तिगत जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है। और इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि जो विरासत हमको सदियों से हमें मिली है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के तौर पे मिली हो, चाहे गांधी के तौर पे मिली हो, चाहे ज्योतिबा फुले के तौर पे मिली हो, चाहे स्वामी विवेकानंद के तौर पे मिली हो, उस विरासत को देखना। और उस विरासत में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी भी देश की बाउंड्री के भीतर रह करके चित्र को समेटिए मत। अगर आपको तो दुनिया को देखिए। जब हम गांधी से सीखते हैं तो नेल्सन मंडेला से भी सीखना चाहिए हमको, मार्टिन लूथर से भी सीखना चाहिए हमको, क्योंकि महान लोग हर जगह होते हैं। अगर अमेरिका और स्वीडन और डेनमार्क मानव विकास सूचकांक में अगर हमसे ऊपर है, तो निश्चित तौर पर उस छोटे से देश को भी इस देश को सबक लेने की और सीखने की जरूरत है। ये हमको आज देखने की जरूरत है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे चिंतन को स्वतंत्र करेंगे और इस देश के प्रति हमारा पहला दायित्व ये बनता है कि जो संविधान के भीतर हमारा समता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का जो हमारे मूल्य थे, हम उनको जाने। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, इस देश को सबसे सच्चा योगदान अगर आज हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि समाज के भीतर प्यार मोहब्बत पनपा करके इस समाज को एकजुट होकर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का रास्ता इस देश का नौजवान बनाए। और समाज के प्रति जो मूल्य होता है वो ये होता है कि आप अपने भीतर एक युवा के नाते उन संस्कारों को अपने भीतर पनपाओ। और संस्कार बच्चों ऐसे नहीं होते हैं। संस्कारों के लिए मैं एक ही चीज आपको बताता हूं, अपने चारों तरफ के परिदृश्य में आप उन लोगों को ढूंढो जिनको देख करके आपको खुशी होती है, लगता है कि ये सच्चा इंसान है, उनको अपना जीवन में आदर्श बनाओ। वो अपनी माँ भी हो सकती है, अपना पिता भी हो सकता है, किसी दूसरे धर्म का भी हो सकता है, अपना शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि उनके मूल्य से, उनके एक्ट से आप सीखोगे। अपने चारों तरफ अच्छा साहित्य पढ़ो, थोड़ी जिज्ञासा जगाओ अच्छा साहित्य पढ़ने की। और आखिरी बात जो आप लोगों के लिए है, जिसके लिए आपके साहब ने मुझे कहा भी है, वो है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। आप कैसे अपने जीवन को बहुत बेहतर और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्या आपके भीतर वो ताकत है कि आप जो भी सपना देखो वो पूरा कर दो। मैं आपको क्या आप नहीं, बहुत बड़ा समाज सेवी क्यों नहीं, बहुत बड़ा कवि क्यों नहीं, आप थोड़ी डाइवर्सिटी लाओ। दुनिया में महान बनने के बहुत सारे क्षेत्र हैं। कलेक्टर बनना ही केवल महान क्षेत्र, बहुत बड़ा डॉक्टर, मतलब जो भी क्षेत्र में जाओ, आप नर्सिंग परफेक्ट से परफेक्ट बनना है। और उसके लिए जैसे अभी सर कह रहे थे कि जो कोचिंग रखा होगा कि मंदिर के भीतर एक मूर्ति होती है, उसको सब लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते ना, और उसके बाहर एक पत्थर होता है जिसमें लोग नारियल कूटते हैं, जूते खोलते हैं। तो एक पत्थर जो बाहर रखा हुआ था, उस पर सब लोग जूते खोल रहे हैं, नारियल कूट रहे हैं, और वो जोर जोर से चिल्लाता है, दर्द होता है।
तो उसे कहा यार तू भी पत्थर वो भी पत्थर, तू चिल्ला रहा है। तो उसने कहा, बोले जब उस पत्थर की जगह मेरी गुड़ाई हो रही थी, जब मैं मेरी मूर्ति बनाई जा रही थी, तो मैंने कहा अरे दर्द हो गया, छोड़ दे छोड़ दे। तो मूर्ति बनाने वाले ने मेरे को छोड़ दिया और यहाँ डाल दिया। लेकिन उस पत्थर की जब गुड़ाई हो रही थी तब उसने उस दर्द को सहन कर गया। इसलिए जब वो उस दर्द को सहन किया तो आज उसकी पूजा हो रही है। और जो दर्द से चिल्ला करके उस समय छोड़ने के लिए कहा, आज उस पे नारियल फोड़ रहे हैं, जूते मार रहे हैं, जूते खोल रहे हैं। आज के 15 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद आपको या तो आपके लिए तालियां बजाएंगे लोग, आपको माला पहनाएंगे, आपको मुख्य अतिथि बनाएंगे, आप जहां जाएंगे आपका नाम होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा मेरे युवा साथियों, बच्चों, कि आज इस दर्द को आप कितना सहन कर जाते हो। अगर आज इस दर्द नींद आ रही है और उस नींद का घूंट पी गए, आपको लगता है कि दूंगा एक बेहतर समाज के निर्माण के साथ साथ बेहतर इंसान बनने के लिए हमको उस दर्द को सहन करना पड़ता है। और ये ताउम्र भर प्रक्रिया चलेगी और मुझे आशा है कि आप सब ऐसा करेंगे। इसलिए अपने जीवन का मुकाम लेकर के उस दर्द को पियो, घोटो, सहन करो और एक बहुत बेहतरीन समाज का निर्माण करो। देखिए, केवल अपने लिए जीना कि मैं सिर्फ मैं ही बुलंदियों तक पहुंचाऊं, निश्चित ही राष्ट्र निर्माण में योगदान है, लेकिन मैं पहुंचूं तो साथ में 4 लोगों को, 5 लोगों को और आगे पहुंचाऊं। जहां जाऊं मेरे व्यक्तित्व की खुशबू बिखेर दूं और मैं एक बहुत बेहतरीन समाज का निर्माण करूं। और मैं आपसे इस संदेश इस स्वतंत्रता दिवस पे जरूर कहूंगा, इस बात को सोचिएगा, मेरा किसी जाति और धर्म में जन्म लेना मेरी एप्लीकेशन या दरखास्त नहीं दी थी मैंने, वहां वो एक चांस था। आप अब तय कीजिए, आपको उससे बंधन से मुक्त होकर के आप तय कीजिए कि वास्तव में सच क्या है। उस सच की खोज में उस स्वतंत्रता के आप उड़ान भरेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ऊंचा पहुंचेंगे। और अगर आप उसी विचारों के जकड़न में जकड़ गए तो नहीं। केवल मैं कह रहा हूं इतना ही नहीं, जाति और समाज और धर्म की बात नहीं, देश की परिधियों से भी बाहर निकलिए। मेरा भारत महान तो कोई और देश भी महान है। मुर्दाबाद कहना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी भी देश के भीतर हम मुर्दाबाद कहते हैं तो ध्यान रखिए उसमें भी इंसान निवास कर रहा है। हम उस देश की जमीन को मुर्दाबाद नहीं कर रहे होते, उस देश के लोगों को, जो इंसान है, उस इंसानियत के खिलाफ अपने भीतर जहर कर रहे होते हैं। इसलिए मुर्दाबाद नहीं, सभी आबाद हो, तमाम आबाद हो, भारत भी आबाद हो, अमेरिका भी आबाद हो, दुनिया का हर देश आबाद हो, पूरी जगत आबाद होगी तो खुशहाल मानवता और खुशहाल समाज का निर्माण होगा। अपने विचार को इतना आगे बढ़ा दो। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के साथ साथ हमेशा अंतर्राष्ट्रवाद की बात तभी करते थे। आप समझिए इस बात को, जो भी व्यक्ति हमारे विचारों को सीमित मानता है, निश्चित तौर पर ही वो हमको पराधीन बना रहा होता है। इसलिए अपने आप को आजाद करो, बहुत बेहतरीन मूल्यों का निर्माण करो, बहुत बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण करो और एक बेहतरीन इंसान के तौर पर आप निर्माण करो कि उस बांसुर शिक्षण संस्थान से आप निकले थे उसका नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि आभार आपका। जिस प्रकार से आपने आज की इस युवा पीढ़ी को देश की यथार्थता के बारे में रूबरू करवाया, निसंदेह आपकी बातों से प्रेरित होकर के ये देश का युवा इस भारत की यथार्थता को जानकर आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को भी और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा सर। अब मैं एक बार पुनः आपका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार सभी बच्चों से कि सर के लिए एक बार आपकी जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज देना चाहता हूं सामूहिक नृत्य के लिए।